कौन है अमेरिका का वो जज जिसने की ट्रंप की खटिया खड़ी? गाजा पर इजराइल का महाविनाशकारी हमला, कई लोगों की मौत। रूस यूक्रेन के एक समझौते से कई परिवारों की लौटी खुशियां। सामने आई पुतिन की चालाकी, सांप भी मरा और नहीं टूटी लाठी। आज से रद्द हो जाएंगे HIV वीजा, भारतीयों पर पड़ेगा असर। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों एक आदमी से बहुत नाराज हैं और वह आदमी है संघीय न्यायाधीश जेम्स बोसवर्ग। ट्रंप चाह रहे हैं कि बोसवर्ग को उनके खिलाफ फैसले के लिए सबक सिखाया जाए, लेकिन अब तक वह ऐसा नहीं कर पाए हैं। दरअसल बोसवर्ग ने ट्रंप की एक योजना को रोक दिया था जिसमें अवैध प्रवासियों के निर्वासन की बात की गई थी। ट्रंप ने इस फैसले के खिलाफ महाभियोग चलाने की मांग की थी और कहा कि बोसवर्ग ने गलत तरीके से ट्रंप के प्रशासन को नुकसान पहुंचाया है। ट्रंप ने उन्हें हटाने की भी कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने उनकी मांग खारिज कर दी। रॉयटर्स के मुताबिक जेम्स बोसवर्ग डेमोक्रेटिक पार्टी के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा नियुक्त किए गए थे और वे ट्रंप के कई फैसलों के खिलाफ निर्णय देते हैं। बोसवर्ग अक्सर विवादित मामले में फैसला सुनाते हैं, जो कभी ट्रंप के पक्ष में होते हैं और कभी उनके खिलाफ। उन्होंने हाल ही में ट्रंप प्रशासन से सवाल किया था कि क्या उसने एल साल्वाडोर से प्रवासियों को निर्वासित करने के आदेश की अवहेलना की है। इसके बाद ट्रंप के न्याय विभाग ने बोसवर्ग को हटाने के लिए अदालत से अनुरोध किया और उन पर अत्यधिक असामान्य और अनुचित प्रक्रियाएं अपनाने का आरोप लगाया। ये विवाद अमेरिका की न्यायिक और कार्यपालिका शाखाओं के बीच चल रहे संघर्ष का हिस्सा है, जिसने राष्ट्रपति ट्रंप के नाक में अब दम कर दिया है। वहीं इजरायली सेना ने गाजा पर महाविनाशकारी हमला किया है। इस हमले में काफी संख्या में लोगों के मारे जाने की आशंका है। एपी की रिपोर्ट्स के अनुसार गाजा में इजरायल का यह हमला बुधवार को रात भर से और बृहस्पतिवार को सुबह भी जारी है। इन हमलों में बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी मारे गए हैं। गाजा में चिकित्सकों ने बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी कि चिकित्सकों ने बताया कि दक्षिणी गाजा के खान यूनिस और रफा शहरों तथा उत्तरी शहर बेत लाहिया में स्थित मकानों को निशाना बनाया गया। हालांकि उन्होंने अभी मौतों की कुल संख्या नहीं बताई है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के अनुसार सुबह गाजा के उत्तर और दक्षिण में हुए इस हमले में 70 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इजरायल हमास में संघर्ष विराम करीब एक हफ्ते पहले ही टूट चुका है। इसके बाद से इजरायली सेना लगातार गाजा पर भीषण हमले कर रही है। 3 दिनों पहले भी गाजा पर इजरायल ने बड़ा हमला किया था, जिसपे 400 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इजरायली बंधकों को रिहा नहीं किए जाने से हमास पर खफा हो गए हैं, लिहाजा उन्होंने अपनी सेना को फिर से हमास पर बड़े हमले करने का आदेश दे दिया है। इसके बाद इजरायली सेना ने उत्तरी और दक्षिण गाजा में जमीनी अभियान भी शुरू कर दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बुधवार तक गाजा में 400 से ज्यादा मौत हो जाने के बाद कहा, अभी तो ये हमले की शुरुआत है, अभी हमास का पूरी तरह खात्मा करना हमारा लक्ष्य है। इजरायली पीएम ने कहा कि अगर हमास बंधकों को रिहा नहीं करता तो उसे इससे भी ज्यादा गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। बता दें, गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सीज फायर टूटने के बाद मंगलवार के हमले में गाजा में 436 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से 183 बच्चे भी शामिल थे। तो वहीं रूस और यूक्रेन के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है, जिससे दोनों देशों में कई परिवारों की खुशियां लौट आई हैं। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने 175 कैदियों की अदला बदली की। यह पहला मौका था जब 3 सालों से चल रहे युद्ध के बाद दोनों देशों ने इतनी बड़ी संख्या में कैदियों की अदला बदली की। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि इस कदम से उन सैनिकों, सार्जेंटों और अधिकारियों को वापस लाया गया जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए युद्ध लड़ा था। उन्होंने ये भी कहा कि युद्धवादियों और नागरिकों की रिहाई शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। अदला बदली के बाद कई परिवार यूक्रेन के चेरनीहिव क्षेत्र के अस्पताल पहुंचे, जहां कैदी लाए गए थे। बसों से उतरे सैनिकों के चेहरे पर परिवारों को देखकर खुशी से खिल उठे। रूस के रक्षा मंत्रालय ने भी 22 गंभीर रूप से घायल यूक्रेनी सैनिकों को सद्भावना के तौर पर रिहा करने की घोषणा की है। अदला बदली अमेरिका के सहयोग से हुई थी। कहा जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के दौरान 23 कैदियों को रिहा करने का वादा किया था। हालांकि इस संख्या में बदलाव के कारण कोई टिप्पणी नहीं की गई। यूक्रेन के समन्वय मुख्यालय के प्रमुख ने बताया कि ऐसी अदला बदली के लिए योजना और तैयार करने की जरूरत है और यह अचानक नहीं होती है। तो वहीं दूसरी तरफ रूस यूक्रेन युद्ध को 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं और इस दौरान रूस ने यूक्रेन पर दबाव बढ़ाया है। हालांकि यूक्रेन ने कुछ हिस्से
खो दिए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेनी सैनिकों का हुआ है। युद्ध के दौरान रूस ने अपनी सेना में विदेशी सैनिकों की भर्ती की ताकि उसे अपने सैनिकों के नुकसान को कम किया जा सके। अगस्त 2023 में एक वीडियो सामने आया जिसमें एक कुख्यात वोशनियाई सर्व भाड़े का सैनिक रूसी प्रोपेगेंडा में दिखा था। इससे यह शक हुआ कि रूस अपनी सेना में भाड़े के सैनिकों को भर्ती करा रहा है और उन्हें यूक्रेन के मोर्चे पर भेज रहा है। खुफिया जानकारी से पता चला कि रूस ने कई देशों से सैनिकों को भर्ती किया और उन्हें युद्ध में मरने के लिए भेजा। रूस के सशस्त्र बलों में विदेशी नागरिकों की संख्या के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन लीक हुए डाटा से यह बात सामने आई है कि सर्बिया, नेपाल, भारत, चीन, श्रीलंका, क्यूबा और कैमरून जैसे देशों के सैनिकों को रूसी सैन्य अस्पतालों में इलाज किया गया था। पुतिन ने अपने सैनिकों के कम मरने के लिए भाड़े के सैनिकों का इस्तेमाल किया, जिससे उनकी सेना को नुकसान कम हुआ। आज भी रूस की सेना मजबूती से बनी हुई है, जबकि यूक्रेन ने अपने ज्यादा सैनिक युद्ध में झोंक दिए हैं और वह कमजोर होता जा रहा है। इस जंग में रूस का पक्ष मजबूत दिख रहा है क्योंकि उसकी सेना पूरी ताकत से लड़ रही है। तो वही डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से अमेरिका ने कई प्रशासनिक सुधारों और नियमों में बदलाव किए हैं और अब H-1B वीजा कार्यक्रम में भी बदलाव हो रहे हैं। 20 मार्च से H-1B वीजा के पुराने सिस्टम को बदलने और नई प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया है। H-1B वीजा विदेशी कुशल श्रमिकों के अमेरिका में काम करने का प्रमुख तरीका है, लेकिन अब इसे और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए एक नई प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके तहत 5 साल से पुराने रिकॉर्ड को हटा दिया जाएगा और 22 मार्च 2020 से पहले के मामलों को इस वर्ष 22 मार्च को सिस्टम से हटा दिया जाएगा। नियोक्ताओं को पुराने मामलों को 19 मार्च तक डाउनलोड करने का निर्देश दिया गया है। नई प्रणाली के तहत अब एक व्यक्ति के लिए कई नियोक्ता आवेदन नहीं कर सकते। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सभी आवेदकों को समान अवसर मिले। अब लाभार्थियों का चयन किया जाएगा, जिससे डुप्लीकेट आवेदन रोकने में मदद मिलेगी। इससे बड़ी कंपनियों को फायदा नहीं मिलेगा, जैसा कि पहले था जब वे एक ही व्यक्ति के लिए कई आवेदन कर सकती थी। इसके अलावा पंजीकरण शुल्क भी बढ़ जाएगा। अब प्रति प्रविष्टि शुल्क 862 रुपए से बढ़कर 18,555 रुपया हो जाएगा। नियोक्ताओं को पूरी H-1B याचिकाएं दाखिल करने से पहले पंजीकरण करना होगा, जिससे प्रक्रिया में तेजी आएगी। इस नई प्रणाली से आवेदन प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन नियोक्ताओं के खर्च में भी वृद्धि होगी। नए नियमों के बाद आवेदकों को अपनी स्थिति के अनुसार अन्य वीजा विकल्प पर विचार करना पड़ सकता है। अब इस योजना से क्या ट्रंप को काफी ज्यादा लाभ होता हुआ नजर आएगा या फिर नहीं होगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।